Hello my dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about chemical properties of haloarenes. Okay, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloarenes को हम तीन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। हमने न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन विथ मेटल्स ये वाली चीज़ों से या ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी इसके साथ में हमने ये पॉइंट्स को हमने किसमें देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में भी देखा था। तो हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है मेनली, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन में ही होता है। जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो हेलोएरेन्स में नहीं होता है। हेलोएरेन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स towards nucleophilic substitution reaction. However, it is possible in extreme conditions such as high temperature and pressure. It means अगर nucleophilic substitution reaction कराना है तो कुछ specific condition जैसे high temperature या pressure जब हम देंगे तभी nucleophilic substitution reaction होता है। Otherwise nucleophilic substitution reaction for haloarenes जो होता है वो क्या होता है, less reactive होता है। वो क्यों होता है, इसका रीजन एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नहीं होता है, जल्दी से इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसका रीजन मैंने नोट्स में बनाया है जो आप नोट्स से देख लेंगे। ठीक है, हम सीधा आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि किस तरह से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH ग्रुप। मतलब OH ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग में जो भी क्लोरीन या हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देखिए कंडीशन हमको देनी पड़ रही है, जबकि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरेन्स में इस तरह की जनरल कोई कंडीशन नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम दे रहे हैं जब हम इतना टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर जब एक्वस NaOH को हिट करते हैं तो जो NaOH में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होता है या हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वो Cl को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। और उस तरह से जब OH बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसको फिनॉल बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब बेंजीन रिंग से OH डायरेक्टली जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होगा, उस कंडीशन में बेंजीन रिंग को फिनॉल बोला जाता है। आइए हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ओके, NaOH एक्वस NaOH इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो एक्वस NaOH से रिएक्ट कराने पर ये कंडीशन अप्लाई करने पर हमको सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। Na मतलब सोडियम, और इस तरह से जब एरिल ग्रुप और O जुड़ा होता है तो इसको फिनॉक्साइड, जैसे मान लीजिए CH3O होता तो मेथॉक्साइड, C2H5 से ऐसे O जुड़ा होता है तो उसको एथॉक्साइड। उसी तरह से बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो फिनॉक्साइड, और फिर सोडियम है इसलिए सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ से एक Na और O है, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से Cl H के साथ Cl बना लेगा, और यहाँ पर एक O बचेगा और दो हाइड्रोजन मिलकर मतलब H2 बनाएगा। मतलब यहाँ पर टोटली जो भी चीज सब्स्टिट्यूट हुई है रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रही है वो यहाँ पर बन गई है। लेकिन ये सोडियम फिनॉक्साइड आगे हमको मालूम है कि इस रिएक्शन से फिनॉल बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसमें मैंने इस साइड लाइन खींच कैसे लिख दिया है, तो आप इसको इसके नीचे में ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो सोडियम फिनॉक्साइड बना था उसका एसिडिफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन में हम डाइल्यूट HCl लेते हैं जो प्रोटॉन देता है, मतलब H देता है। तो ये जो H डाइल्यूट है ये H देगा और Cl देगा, H प्लस देगा Cl माइनस देगा। तो यहाँ से जो H है वो यहाँ पर O के साथ ऐड करके क्या बना लेगा, मतलब H की जगह पर आ जाएगा, OH हो गया। मतलब फाइनली OH हमको यहाँ पे दिख रहा था डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली नहीं जाता है, पहले इस तरह से इंटरमीडिएट बनता है, फिर फाइनली H भी उधर चले जाता है तो यहाँ पर OH आ जाता है और यहाँ का Na और Cl मिलकर फिर Cl बनाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 NaOH हुआ था तो ओवरऑल रिएक्शन में Na भी 2 होना चाहिए, तो एक Na यहाँ पर बना, ठीक, फिर एक NaCl यहाँ पर बना। तो इस तरह से क्या होता है आपका एसिडिफिकेशन। आफ्टर एसिडिफिकेशन फिनॉल इज फॉर्म। क्लियरली आपको समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन बाय OH न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जब होता है तो फिनॉल बनता है, और इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस बोलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, अभी हम आगे फिनॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें डाउस प्रोसेस के थ्रू
इंडस्ट्रियली क्या होता है, फिनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये उसका केमिकल इक्वेशन है। अगर आपको डाउस का आता है कि डाउस का प्रोसेस लिखिए तो डाउस प्रोसेस में आप ये केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन को लेकर NH के साथ एक्वस NH का इस कंडीशन में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको फिनॉल मिलेगा। तो ये 2 स्टेप में होगा, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन में कुछ कम ही एग्जाम्पल है, जैसे OH के थ्रू हो गया, NH2 हो गया, CM भी हम ले सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, जिसको एमीन ग्रुप बोला जाता है। इस तरह से NH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, एमाइन ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, एमीन ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, देखिए अलग अलग चीज होता है। जब बेंजीन मैंने आपको बताया था इस तरह से OH जुड़ा होगा तो उसको फिनॉल बोला जाएगा, और OH की जगह बेंजीनिक से अगर डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनिलीन। उसी तरह से और भी अलग अलग है, जब बेंजीनिक से डायरेक्ट मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है तब उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है टॉल्विन। तो बेंजीन रिंग से अलग अलग सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ने से या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन बनेगा, मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, जब बेंजीन से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा होता है उसको एनिलीन बोलते हैं। बनता कैसे है ये हम देख लेते हैं, सेम वही चीज, क्योंकि हम यहाँ हेलो एरिस पढ़ा है। हेलो एरिस में हम जनरली अब देखते हैं क्लोरोबेंजीन सिस्टम दिखा रहे हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो मोस्टली रिएक्ट करता है ना, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, ठीक, उनका रिएक्शन फास्टली होता है। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किससे, इस प्रोसेस के लिए when chlorobenzene react with ammonia at the temperature 573 Kelvin and high pressure then aniline is formed। इसमें कुछ नहीं है, सीधा क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमोनिया से हम रिएक्ट कराएंगे इस टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो अमोनिया में से ओनली NH2 ग्रुप जो है वो बाहर आ जाएगा, और वो NH2 ग्रुप जो है इस Cl के प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब यहाँ पे से NH2 बाहर आया तो यहाँ पर से H बचा है ना, तो वो H जो है वो Cl से रिएक्ट करके HCl बनाएगा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। अमोनिया में से NH2 जो होगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा, और Cl इसके बचे हुए हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट HCl बना लेगा, और इस तरह से हमारा एनिलीन बन जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, तो आप उसको बुक से देख लेंगे, और किस किस चीज कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्पेसिफिकली इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, जो बेंजीन रिंग होती है उसमें हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। तो जो हैलोजन ग्रुप होता है ये एक क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इट मींस इसका -I इफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, और ये प्रिवेंट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से रोकता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहता है। बट इसका जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि मैं नोट्स में आपको डिस्क्राइब किया, नोट्स में देख लेंगे कि किस तरह से रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन की 2 पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण आर्थो जो पैरा पोजीशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो जनरली जब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। इस तरह से हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट मेजर हमको मिलता है, ठीक है, पैरा पोजीशन एट द मेटा पोजीशन, ठीक। तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन में हमको क्या होगा, कंपाउंड या जो भी प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले हैलोजिनेशन ऑफ हैलोएरिन में। तो हैलोजिनेशन मींस हैलोजन पहले से ही जो भी हैलोएरिन होता है उसमें हैलोजन रहता है और हैलोजिनेशन होगा। तो हैलोजिनेशन होगा तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर होगा, एक बार पैरा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ से जो क्लोरीन होगा वो जब भी ऑर्थो या पैरा पे होगा तो वहां पर प्रेजेंट H को सब्स्टिट्यूट करेगा, वहां से H को निकालेगा और उसके प्लेस पर क्या जाएगा, आपका Cl आ जाएगा, और यहाँ पर -HCl बाय प्रोडक्ट बनता है, जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट में दिखाते हैं, यहीं पर हम बस लिख देते हैं। लेकिन जो चीज हो रही है वो हमारे सामने क्लियर है। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करते हैं तो हमको एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, मींस एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, प्लस करके सेम एक बार
हमको कहाँ पे मिलेगा, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पर हमको 2 लेने की जरूरत नहीं है, ये 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर हमको मिलता है, ऐसा जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही लिखना है। तो जब एक ऑर्थो पर प्रेजेंट होगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि एक माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। मैंने आपको बताया पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मेजर मिलता है। इसके बाद हमको पी पे जुड़ा है जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से हमको मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में पैरा पोजीशन वाला मिलेगा। हर में हम देखेंगे कि पैरा पोजीशन वाला ही हमको क्या होगा, मिलेगा मेजर फॉर्म में। सेकेंड है नाइट्रेशन ऑफ हैलो एरिस। नाइट्रेशन में हमेशा NO2 ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रो ग्रुप का, NO2 ग्रुप का। तो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। इसमें बाय प्रोडक्ट H2 बनता है, क्यों बनता है, देखिए HNO2 में से ओनली NO2 रिएक्ट करेगा, तो NO2 रिएक्ट करेगा तो एक O एक H और एक H यहाँ से मिलकर तो बाय प्रोडक्ट वाटर हो गया। इस तरह से इसमें भी हमको 2 मिलेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। जब ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है या ऐड होता है, अटैच होता है, तो इसका नोमेनक्लेचर इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल C पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, जो कि एक माइनर है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पोजीशन यहाँ पर ऑर्थो है। एक बार यहाँ पे 4 नंबर पोजीशन जो कि पैरा पोजीशन है, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। 2 पर था तो 2 नाइट्रोबेंजीन था, 4 पर है तो 4 नाइट्रोबेंजीन इज अ मेजर। क्योंकि हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। यहाँ पे हमने ऑर्थो और पैरा वर्ड लेते हुए उसका नोमेनक्लेचर नहीं किया है, हमने मीनिंग के हिसाब से किया है, लेकिन ऑर्थो पैरा पोजीशन हमको अंडरस्टूड है कि कौन सी होती है। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड है सल्फोनेशन ऑफ हैलो एरिस। सल्फोनेशन में क्या होता है, जो भी हम हैलो एरिस लेते हैं उसमें SO3H ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूट होता है, SO3H जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हम क्या करते हैं, E प्लस का इस तरह से सिंबल लगाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल पर हम इस तरह से माइनस का, उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इसके पास तो कमी होती है हमेशा, है ना, क्यों, क्योंकि वो जहां पर रिएक्ट करते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। तो सल्फोनेशन ऑफ हैलो एरिस में रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड में से H, S और 3 ये चीज रिएक्ट करता है और बेंजीन के H को रिप्लेस करता है। तो यहाँ से H, यहाँ पर एक H बचा और एक O बचा। HSO3 निकलने के बाद, H2SO4 में से HSO3 निकलने के बाद एक H एक O और एक H यहाँ से निकलेगा। जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेगा। इसमें भी हमको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक ऑर्थो फॉर्म और एक पैरा फॉर्म। ऑर्थो में जब एक बार जुड़ा होगा 1 नंबर पे, तो इसी को हम 1 नंबर देते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्लोरीन से ज्यादा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसी को नंबर 1 देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। और एक बार आपका पैरा पोजीशन पर जब जुड़ेगा तो इसको यहाँ से इसको ही 1 देंगे, 1 देंगे तो अब इधर से इसको उल्टा काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6। तो जब 1 पोजीशन पर जुड़ा होगा तो इसको इस तरह से बोला जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये वाला जो है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। इस तरह से हमको एक माइनर एक मेजर, तो आपने तीनों में ही देख लिया कि जो भी आपका पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट जुड़ा है आकर पैरा पोजीशन वाला, वही क्या है, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोर होती है रेजोनेंस के कारण, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वहीं पर सब्स्टिट्यूट होता है। इसके बाद अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक और बचा है, फ्रीडल-क्राफ्ट प्रॉपर्टीज इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली एग्जाम्स में आता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म भी आ जाता है कभी कभी। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन साइंटिस्ट की नेम की बेस पर है। ये 2 टाइप से होता है, बाय एल्किलेशन, इट मींस जब हम RX ग्रुप यूज करेंगे तो उसमें से R बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूट होगा। उसी तरह से जब हम RCOX ग्रुप लेंगे तो RCO ग्रुप जब सब्स्टिट्यूट होगा तब उसको हम एसिलेशन बोलते हैं। तो एक बार एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है इसलिए उसको एल्किलेशन बोला जाता है, और जब हम एसिटिल हैलाइड लेते हैं तो उसमें से एसिल ग्रुप RCO को एसिटिल ग्रुप बोला जाता है।
ठीक है, जब वो सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलेशन बोलते हैं। तो फिडेक्राफ्ट रिएक्शन सबसे पहले हम एल्किलेशन देखते हैं। तो एल्किलेशन में हम इसको RX से रिएक्ट कराएंगे, मीन्स एल्किल हैलाइड से। तो क्लोरोबेंजीन हम लेंगे, फिर मैथिल क्लोराइड, RX की जगह हम मैथिल ग्रुप लेते हैं जनरली, है ना, इसमें मैथिल क्लोराइड हम ले रहे हैं, और एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होगा कि यहाँ पर माइनस HCl होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो छुपा हुआ H है वो Cl से रिएक्ट कर लेगा और उस H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मैथिल ग्रुप। फिर वही चीज मैथिल ग्रुप दो पोजीशन पर, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। जब ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। और यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये क्लोरीन पहले आता है, तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। या फिर इसको हम ओनली क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो CH3 जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, तो इसका स्पेसिफिक नाम क्या जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। फिर इसके अंदर जब पैरा पोजीशन पर होगा तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। और क्योंकि पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो, और CH3 के साथ पूरे बेंजीन को टॉल्विन बोला जाता है। तो हम दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूशन से बना है और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से बना है, तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से एल्किलेशन से हमको ये प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन का। जब हम सेम क्लोरोबेंजीन या हेलो एलियंस को एसिटिल ग्रुप वाले, मतलब RCOCl जो कि एक एसिटिल कंपाउंड है हैलोजन का, तो जब हम RCOCl को रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से ये वाला ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। बाकी सेम वही चीज, यहाँ से जो H होगा वो Cl से क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, माइनस HCl बन जाएगा। और उसकी जगह पर जो एसिटिल ग्रुप है CH3CO जो है वो C कार्बन के थ्रू जुड़ेगा, मतलब CH3CO में से C जो कार्बन है वो जाकर बेंजीन से अटैच होता है और एक कीटोनिक कंपाउंड बनता है। कीटोन हमने पढ़ा था क्या होता है, RCOR, या फिर एरिल ग्रुप से भी जब CO और इस तरह से एरिल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, CO ग्रुप, मतलब कीटोन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एसिटिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा किससे, हाइड्रोजन से बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट एसिड बनेगा। और इस तरह से वही CH3CO जो है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन से अटैच होगा। दो प्रोडक्ट मिलते हैं हर बार हमको। तो ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैच होगा तब इसका नाम, इसको यहीं से हम नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको लेते हुए सब्स्टिट्यूट को 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट क्लोरीन है तो इसलिए सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो, और बेंजीन के साथ में जब इस तरह से बेंजीन के साथ में जब क्या होता है, इस तरह से C, मतलब उसको पूरा बॉन्डिंग दिखाएंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। इतना को हम बोलेंगे एसीटो और CO को पूरा लेकर। तो हमारा ये ग्रुप तो बच रहा है CH3 CO और बेंजीन, इसको तो हमने नोमेनक्लेचर कर दिया, ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। तो 2 क्लोरो और इतना पूरा हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। या फिर इसको हम ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर है तो सिर्फ 2 की जगह ऑर्थो लिख देंगे, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्योंकि ये ऑर्थो है इसलिए माइनर प्रोडक्ट जाएगा। उसी तरह से जब पहला पोजीशन में जुड़ा हो इसको नंबर 1 देंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर का सब्स्टिट्यूट है तो हम क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, अब वही कि पैरा पोजीशन पर है तो 4 की जगह पैरा लिख देंगे, तो पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। अब ये पैरा प्रोडक्ट है इसलिए क्या होगा, मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया कि फिडेक्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलेशन और एसिलेशन से हमको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे और उसमें से ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलिमेंट्स में थर्ड बच गया है ओनली मेटल्स के साथ रिएक्शन, जिसमें जिस तरह से एल्किल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल्स में सोडियम से कराया गया था रिएक्शन, मैग्नीशियम से कराया गया था, उसी तरह से इसमें भी रिएक्शन विद सोडियम से कराया जाता है। इसमें जब रिएक्शन विद सोडियम से कराया जाता है तो इसे बोला जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें वुड्स था, है ना, ओनली वुड्स था। ओनली वुड्स में क्या होता है, जब ओनली वुड्स हमने पढ़ा था
ओनली वुड्स रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, Na लिया जाता है और आपका ड्राई ईथर, ये कंडीशन होती थी। इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन फॉर हेलो एलिस में, इसमें क्या किया जाता है, वुड्स फिटिंग में हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे। डिफरेंस क्या है, वुड्स फिटिंग में क्या होता है आपका, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लिया जाता है। दोनों ही एल्किल हैलाइड नहीं लिए जाते हैं। वुड्स फिटिंग में वुड्स के अकॉर्डिंग एल्किल हैलाइड और फिटिंग के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल किसका लिया जाता है, एरिल हैलाइड के लिया जाता है। ठीक है, और फिर सेम कंडीशन रहती है सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे। देखिए कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले वही चीज, बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जो Na है वो दोनों Br से रिएक्ट कर लेगा, है ना। ये Br और इस Na के बीच रिएक्शन होगा। हम पहले बाई प्रोडक्ट को लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2NaBr। ठीक है, अब क्या होगा, हमने पढ़ा है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। तो एल्किल ग्रुप है वो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन से डायरेक्टली जब एल्किल ग्रुप बॉन्ड होगा तब आपका क्या बन जाएगा C2H5, जिसको हम क्या बोलेंगे, एथिल बेंजीन। अब वो तो सोडियम ब्रोमाइड है, ये क्लियरली समझ में आया। वुड्स में एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स यूज होते थे, सेम सोडियम के साथ, और ड्राई ईथर में होता था, ये भी ड्राई ईथर में होगा, लेकिन वहां पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लिया जाता है, और इस तरह से इसमें रिएक्शन से क्या बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है। यहाँ मीन्स और उससे क्या बना, हमारा एथिल बेंजीन बन गया। तो इस तरह से कभी डिफरेंस पूछ जाता है वुड्स और वुड फिटिंग में क्या होता है। ठीक, उसके बाद सेम सोडियम से रिएक्शन जब कराया जाता है तो एक फिटिंग रिएक्शन भी होता है। सेम सोडियम के साथ कराएंगे ड्राई ईथर, कंडीशन वही होगी, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम दोनों ही एल्किल हैलाइड ना लेकर हम क्या करते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं। अब ओनली फिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ओनली फिटिंग में क्या होता है, एरिल जो हैलाइड होता है इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। सब में कंडीशन सेम है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, लेकिन ओनली वुड्स में दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, और वुड्स और ओनली फिटिंग में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एरिल हैलाइड के लिए जाते हैं। ठीक है, तीनों मैंने आपको इतना से डिफरेंस बता दिया कि फिटिंग में ओनली हम क्या करते हैं, जो एरिल हैलाइड्स होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और सेम सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे। तो इसमें भी देख लीजिए क्या हो जाएगा कि जो दो Cl है वो Na से बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा 2NaCl। तो आपका क्या बन गया 2NaCl बन गया, और दोनों बेंजीन ग्रुप क्रिएट करके इसमें बताया कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ फेनिल, दो फेनिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। तो दो फेनिल ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं। इस तरह से ये जो दो बेंजीन रिंग इस तरह से जब अटैच होते हैं अपने पैरा टू पैरा पोजीशन से, तो इसको बोला जाता है डाइफेनिल। ठीक, क्या बोला जाता है, डाइफेनिल बोला जाता है। इस तरह से इसमें फिटिंग, देखो तीनों में ही रिएजेंट और रिएक्टेंट सेम था, सोडियम से करा रहे हैं तीनों में ही, लेकिन हम रिएक्टेंट जिसको करा रहे हैं वो अलग अलग है, उसमें दोनों ही एल्किल हैलाइड है। वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं, और फिटिंग में दोनों के दोनों एरिल हैलाइड्स लिए जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनते हैं। इसमें एल्किल बेंजीन बनता है, उसमें एल्केन बनता है, और इसमें डाइफेनिल बनता है। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट है सेकेंड रिएक्शन विद कॉपर। कॉपर के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो उसको अल्मन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें हम इसको याद रखेंगे, इसमें हम आयोडो बेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, या इसका मतलब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स, एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और कॉपर के प्रेजेंस में कराएंगे। तो सेम वही चीज है, कॉपर आयोडीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा बाय प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा 2Cu मीन्स Q प्लस आयोडाइड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि Cu की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों आई को इसमें भी क्या बनता है, डाइफेनिल बन जाएगा उसी तरह से। ठीक है, तो डाइफेनिल जब बनेगा तो वो अपने पैरा पोजीशन से इस तरह से अटैच होकर बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइफेनिल
बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा फिटिंग और कॉपर के साथ रिएक्शन में जो अल्मंड सिंथेसिस रिएक्शन होता है, दोनों में ही डाइविनाइल बनता है, लेकिन दोनों में रिएजेंट चेंज है। इसको हम सोडियम की प्रेजेंस साथ में कराते हैं और इसको कॉपर के साथ कराते हैं। इसमें हम ड्राई ईथर लेते हैं, इसमें ड्राई ईथर नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट दोनों में सेम बना है, लेकिन इसमें हम आयोडो बेंजीन का रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं और डाइविनाइल बनता है और बाय प्रोडक्ट जो बना है। ठीक इसी तरह से इसमें एक रिएक्शन और है, जैसे कि हमने किसके साथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाने वाला पढ़ा था मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने में, तो उसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो एल्किल हैलाइड लेते थे, इसमें हम क्या लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे। ठीक सपोज हमने एरिल हैलाइड में लिया है क्या, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, Br ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और हम इसको मैग्नीशियम के साथ में, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, सेम कंडीशन रहती थी, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन को कराते थे, तो वैसे ही ड्राई ईथर लेंगे, है ना। तो इसमें उसमें हम एल्किल हैलाइड लेते थे, इसमें हम एरिल हैलाइड लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा और ये ब्रोमीन इस तरह से इधर आ जाएगा। तो नाम उसमें क्या होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो RMgX के फार्मूले से ही आया है ना, RMgX के फार्मूले से ही आया है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि R4 हम एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं और एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो वहां पे जो मैंने आपको समझाया था रिएक्शन, उसमें मैंने दोनों समझाए थे, एल्किल हैलाइड के थ्रू भी और एरिल हैलाइड के थ्रू भी। तो वो एरिल हैलाइड वाला यहाँ पर अप्लाई होगा कि जब हम एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेंगे तो हमारा यहाँ R की जगह बेंजीन ग्रुप आ जाएगा, बाकी यहाँ पर सेम वैसे ही मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट